Good afternoon, dear all students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about role of the bank in business world in promoting the trade, business and economy, and what are various transactions with bank and business. Banks play a vital role in speedy development of any economy of the world. बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि वित्त का लेन देन करती है. बैंक इज डीलर ऑफ फाइनेंस. Banks are working in both public sector and private sector. Most of the banks are established in public sector, that is, they are the government banks, and now in India and in all other countries of the world, there are so many banks working in private sector, and they are providing better services than the public sector, but they are charging high amounts as their reward or remuneration or consideration for providing the services. Due to prompt services, most of the people are now moving towards private sector bank, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बैंक लोन आसानी से दे देते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है. कुछ जो चार्जेज हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है. ओनली सिक्योर्ड लोन आर प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड देयर इज ए लेंथी प्रोसेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, and it require hypothecation of assets, and due to such a cumbersome process of borrowing money from the bank, most of the people are now moving towards the private sector bank, though they are costlier. They are charging high service charges. Then also people are moving towards private sector bank. So whether the bank is working in public sector or in private sector, banks play a vital role and provide several facilities to the common man, to the businessman and industrialist. Being a student of commerce accounting, we will discuss different type of transaction with the business organization and the bank. It is necessary for almost all business organizations to open and maintain a bank with open and maintain a particular account with a particular bank in their own name, so that all the transaction can be routed through the bank. अगर आप बैंक में अकाउंट रखते हैं और किसी को बड़ी अमाउंट का पेमेंट करना है या अमाउंट रिसीव्ड करना है, तो अगर आप फिजिकल कैश डिलीवरी करेंगे या रिसीव करेंगे तो इट विल टेक टाइम काउंटिंग एंड रीकाउंटिंग ऑफ मनी. देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग एनी फेक करेंसी, डुप्लीकेट नोट, और काउंटिंग में भी एक दो कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ये प्रॉब्लम आती है. और फिर एक बड़ी अमाउंट कैश की एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी रिस्की होता है. इसलिए जो भी पेमेंट होते हैं वो चेक के माध्यम से हो जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से हो जाते हैं. तो इट बिकम वेरी इजी टू ट्रांसफर फंड एंड टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द आउटसाइड पार्टीज, फ्रॉम आवर डेटर. सो बैंक्स सर्विसेज आर वाइटल फॉर advancement of economy, for rapid development of the economy, for final settlement of the transaction with two parties. तो आज हम
बैंक का क्या भूमिका होती है हमारे अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा हेडिंग है रोल ऑफ बैंक एंड ट्रांजेक्शन विद बैंक। तो कुछ फंक्शन, कुछ काम जो हमारे बैंक करता है। तो मेनली द बैंक इज डीलर ऑफ मनी। द मेन जॉब ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड टू प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज पीपल, दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो बैंक का मुख्य रूप से दो काम है, कॉमर्शियल बैंक का मुख्य रूप से दो काम है, जमाएं, निक्षेप स्वीकार करना और ऋण देना। तो पहला हमारा काम हमने लिखा है फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बैंक उन लोगों के पास से जमाएं स्वीकार करता है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास इनकम हुई है बिजनेस से या किसी भी सोर्स से, और वो पैसा उनकी आवश्यकता उपभोग से ज़्यादा का है। तो ऐसी स्थिति में इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप आवर सरप्लस मनी विद द बैंक। इट विल प्रोवाइड यू सेफ्टी एंड इट विल जनरेट सम इनकम इफ इट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक। अगर हमारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, कैश फंड ज़्यादा है, तो ये हमेशा सही रहता है कि हम पैसे बैंक में जमा रखें। एक आवश्यकता अनुसार हम एक सर्टेन लिमिट तक हमारे घर में, तिजोरी में, बिजनेस में तिजोरी में पैसा रख सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज़्यादा है तो हमें बैंक खाते में डाल देना चाहिए, बैंक खाते में जमा करा देना चाहिए, ताकि हमें उस पर ब्याज भी मिलेगा और चोरी का डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी का कैश चोरी हो जाता ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। कैश मीन्स करेंसी नोट ऑफ 2500 रुपीज़, और वो अगर किसी का चोरी हो जाए तो नो वन कैन क्लेम, क्योंकि करेंसी नोट में तो कुछ लिखना अलाउड नहीं है कि ये मेरा नोट है या उसका नोट है। नो वन कैन आइडेंटिफाई टू whom इट बिलोंग्स। सो अगर ये चोरी हो गया, किसी के पास चला गया, किसी ने चुरा लिया, तो अब आपकी ओनरशिप नहीं है एंड यू कैन नॉट प्रूव। इसलिए अच्छा है, चोरी से बचने के लिए हम बैंक में रुपए जमा कराएं। अब बैंक में कौन से खाते में जमा कराएं? तो बैंक में बहुत सारे अकाउंट हम खोल सकते हैं। बैंक प्रोवाइड यू फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे हमने सेविंग अकाउंट सुना होगा ना, बचत खाता। जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज है, लिमिटेड इनकम है, महीने में 2-3 बार पैसा मिलता है और 2-3 बार निकालने की जरूरत है, या एक बार ही पैसा मिलता है सैलरी का महीने में, तो उन्हें सेविंग अकाउंट खुला देना चाहिए और वो जब चाहिए जब पैसा निकाल सकते हैं। और आपको एक चेक बुक भी मिल जाती है, किसी को पेमेंट करना हो तो आप चेक से कर सकते हैं। आप कोई भी NEFT कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ पेमेंट में पोस्ट सेंटर से भी पेमेंट करते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, बचत खाता। उसके बाद है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये, और उनको लगता है कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है 2 साल तक, 3 साल तक या 5 साल तक, तो इट इज़ बेटर टू डिपॉजिट आवर सरप्लस मनी इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। स्थायी जमा खाते में जमा करा देना चाहिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक इस पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 3.5% की ब्याज मिलता है, और वही पैसा अगर आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दें तो आपको 6.5%, 7% ब्याज मिल जाता है। तो उसी अमाउंट से आपको डबल ब्याज मिल जाता है। बट वो डिसीजन आपको लेना है कि जो पैसा पड़ा सेविंग में पड़ा है तो आधा ब्याज मिलेगा, और FD करा दी तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट करा देना चाहिए अगर हमारे पास सरप्लस मनी है और नियर फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने सुना होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RECURRING, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे RD अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अकाउंट भी ना 4 या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए खोला जाता है, जिसमें डिपॉजिटर ये कमिटमेंट करता है कि हर महीने 2000 रुपये जमा कराएगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये इसको आवर्ती संचय जमा खाता बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पर्टिकुलरली फॉर दोज पर्सन्स हु आर एक्स्ट्रावेगेंट, जो पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको RD अकाउंट खुलवा देना चाहिए, क्योंकि RD अकाउंट में क्या होता है, अगर आपने एक बार कोई अकाउंट खुलवा लिया 5 साल के लिए और 2000 रुपये महीने का,
तो अगर आपने वो लास्ट ड्यू डेट है हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले अगर आपको जमा कराना है और अगर आपने किसी महीने में जमा नहीं कराए तो 2 रुपीज़ पर 100 के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगला डिपॉजिट और पिछले का 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा जमा कराना पड़ेगा। तो जब आपके पेनल्टी लगेगी ना तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे टाइमली करा देना चाहिए, 2 दिन लेट क्यों करें हम। तो आप टाइमली जमा कराएंगे तो इससे बचत की एक हमारी आदत बन जाती है। तो इट डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग द मनी, और जो सेविंग होती है, छोटी छोटी सेविंग बचत होती है, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड एक्यूमुलेट कर देती है, जिससे हम कोई कैपिटल गुड्स खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए भी बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए। तो अगर आप आरडी अकाउंट खुला देते हैं तो उसमें ब्याज भी सेविंग से ज़्यादा मिलता है, एफडी से थोड़ा कम मिलता है, और कंपलसरी सेविंग हो जाती है, आपकी एक आदत बन जाती है। तो आप लिमिटेड एक्सपेंडिचर करोगे तो आपका बजट है वो घर का कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। तो सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। जो हमारा बिजनेसमैन है ना उनके लिए चालू खाता जरूरी होता है। करंट अकाउंट CURRENT, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसमैन बिकॉज इन दिस अकाउंट amount can be deposited and withdrawn so many times in a day. So generally bank provide no interest on current account because it is helpful in full settlement and prompt settlement of account of the business with other parties. तो ये अंतिम भुगतान का निपटारा करने में बाह्य पक्षकारों के साथ जो भी हमारे लेन देन है, चेक मिल लेना है, डिमांड ड्राफ्ट मिला, किसी के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए अकाउंट यूजफुल है, क्योंकि इसमें आप एक ही दिन में कितनी बार रुपए जमा भी करा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा करंट अकाउंट है, बिजनेसमैन के लिए यूजफुल है। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं। इसमें जनरली ब्याज नहीं मिलता, लेकिन फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, और सीसी लिमिट भी इस अकाउंट पे तय होती है। यानी कि अगर आपके कुछ बिजनेस में ज़्यादा पैसे की जरूरत और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको वो इनबिल्ट एक क्रेडिट लिमिट हो जाती है, उस लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा आपको ये फैसिलिटी ऑफ बैंक प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द बिजनेसमैन। तो अब टाइप्स ऑफ अकाउंट टू बी ओपन इन बैंक में हमने किया सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। एक होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। जिन लोगों की आय ज़्यादा है, 8-10 लाख रुपए जिनकी एनुअल इनकम होती है, तो उनको अगर इनकम टैक्स बचाना है तो उनको पीपीएफ अकाउंट खुला देना चाहिए। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इस अकाउंट में आप जितना भी पैसा जो आपका टैक्सेबल है, जैसे मान लो 8 लाख से ऊपर जितना भी पैसा जिस पे आपको मान लीजिए 20% टैक्स देना पड़ रहा है, या 10 लाख से ऊपर का जो इनकम है जिस पे जो 20% टैक्स देना पड़ रहा है और आप इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो 10 लाख से ऊपर का जितना भी इनकम है वो आप पीपीएफ में जमा करा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पीपीएफ में जो आप पैसा जमा कराते हैं वो 7 ईयर के लिए ब्लॉक हो जाता है, वो आप 7 ईयर के बाद में ही निकाल सकते हैं। लेकिन आपका इनकम टैक्स की बचत हो जाती है, वो पैसा रहता तो आपके नाम ही है और आप उस पर भी आपको ब्याज मिल जाता है। तो इसलिए पीपीएफ अकाउंट भी खोलते हैं बैंक में। डीमैट अकाउंट, तो जो लोग स्टॉक्स में, शेयर्स में डीलिंग करते हैं, डिबेंचर या आईपीओ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ये बैंक में हमारा एक डीमैट अकाउंट भी खोला जा सकता है। तो इस तरह से बैंक हमें बहुत सारे अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट जो बैंक में खोले जा सकते हैं। फिर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, बैंक हमें ना फंड को, हमारे रुपए को हमारे लेनदारों के खातों में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है। इसके लिए बैंक हमें चेक बुक देता है। चेक बुक जिसमें चेक होते हैं, चेक में बैंक का नाम होता है, डिपॉजिटर का भी नाम होता है। अब किसको चेक देना है उसको आप फेवर में आप चेक इशू कर सकते हैं, और एक रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसको आप है ना क्रॉस भी कर सकते हैं सेफ बनाने के लिए, या
बियरर चेक भी दे सकते हैं। अगर आपने लिख दिया पे टू राजीव, पे टू सोहन, तो जिस व्यक्ति का नाम लिखा वो व्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता है, कोई और भी ले सकता है। तो क्योंकि उस पर टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन नहीं बनाई, इसलिए जनरली है ना सेफ पेमेंट के लिए आपको जिस व्यक्ति को चेक दे रहे हैं आप चाहते हैं कि वो उसी व्यक्ति को पेमेंट मिले, तो अकाउंट पे ही ओनली कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है तो उस व्यक्ति को ही फिर पैसा मिलेगा और वो पैसा बैंक में उसके अकाउंट में जमा होगा, डायरेक्ट बैंक के काउंटर पे उसका पेमेंट नहीं होता। अगर आपने उसको क्रॉस चेक नहीं बनाया, उसके लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर ऐसे चेक है मान लीजिए, तो अगर इसमें आपने ये टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन बना दी और यहाँ लिख दिया एंड कंपनी या अकाउंट पे ही ओनली, तो फिर जहाँ जिसका नाम लिखा ना पे टू, उसी व्यक्ति को उसका पेमेंट मिलेगा। तो ये सेफ हो जाता है, कोई और व्यक्ति उसका पेमेंट नहीं ले सकता। ऐसा चेक अगर खो भी जाए तो दूसरे व्यक्ति के कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम से जारी किया जाता है और उसी के खाते में पैसे जमा होते हैं जिसके नाम से वो चेक हमने जारी किया था। तो बैंक से हम चेक के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं, हम चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर की कोई व्यक्ति है, पार्टी है जो हमसे पैसे मांगता है, तो ऐसी स्थिति में हम उनके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, मांग पर दे। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने में हमें इधर जोधपुर में या हमारे जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पैसे जमा करा के उस व्यक्ति के नाम का एक डिमांड ड्राफ्ट हम खरीदते हैं। जो आउट स्टेशन का व्यक्ति, मान लो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को वो डिमांड ड्राफ्ट हम यहाँ जो बैंक से इशू कराया, हमारे खाते में पैसे जमा करा कर उस व्यक्ति के नाम से, और बैंक इसके लिए कुछ कमीशन लेता है और वो पैसा वो डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी चेक की तरह ही होता है, वो बैंक हमें दे देता है, वो हम उसको पोस्ट कर देते हैं। स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, और जब उस व्यक्ति को मिलेगा तो वो अपने अकाउंट में उसको जमा करा देगा, तब हमारी बैंक उसके बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। और हमारी बैंक ने हमसे पैसा ऑलरेडी ले लिया है, तो चेक का तो डिसऑनर होने का चांस रहता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट का भी डिसऑनर नहीं होता है, क्योंकि जो इशूइंग ब्रांच है, जो ब्रांच डिमांड ड्राफ्ट बनाती है, इशू कर रही है, उसने आपसे 100% पूरा पैसा भी ले लिया है और अपनी इस सर्विस का कमीशन भी ले लिया, और फिर उस व्यक्ति के नाम का, आपके क्रेडिटर के नाम का वो डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं जिसे, डीडी डिमांड ड्राफ्ट बना के दिया है, वो आपने उसको पोस्ट किया और वो उसको एनकैश कराएगा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा कर। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा हमारा फंड ट्रांसफ़र का एक बेनिफिट है। इसमें ना तो हमें जाना पड़ेगा, ना उस व्यक्ति को लेने के लिए आना पड़ेगा, ना चोरी का डर, ना ट्रेन से फ्लाइट से जाने का कोई प्रॉब्लम, ना आपका कोई फेयर लगेगा, ना कोई रिस्क होगी। इसलिए बैंक प्रोवाइड a very good facility for transfer of money from one party to another party through bank, through check, through demand draft, through IMPS, through NEFT, through RTGS. So there are various mode of payment from one party to another party. अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड से आप है ना पोस्ट मशीन पे कहीं पे भी आपका कार्ड स्वाइप करा कर उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक मनी विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन पे एट एनी टाइम टू एनीवन। और आजकल बैंक में रुपए जमा भी कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी बैंक के बड़ी बड़ी बैंक के जो ATM लगे हुए हैं, ATM के साथ में भी कैश रिसिप्ट की मशीन भी लगी हुई है। उसमें आप अपने अकाउंट में जब चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, दोपहर में कभी भी आप रुपए जमा करा सकते हैं। तो इसलिए अब बैंक खुला है या नहीं, इट इज इमैटीरियल। अब ये भी कोई बहाना नहीं बना सकता कि मुझे बैंक जाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा। नो, आप कहीं पे भी किसी भी बैंक का ATM कार्ड से आप किसी भी ATM कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, किसी को भी पे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के अकॉर्डिंग आपको बैंक सारी ऑपरेटिंग फैसिलिटी देता है, आप अपना फंड को कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इट हैज़ नाउ बिकम वेरी इजी फॉर द कॉमन मैन टू ट्रांसफर द फंड, टू डिपॉजिट द मनी एंड टू मेक ए गुड डिसीजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेटिंग मोर एंड मोर इनकम थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी। तो बैंक हमें फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी देता है, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांसफर के थ्रू। फिर है नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स। जितने भी बैंक के ब्रांचेज हैं वहाँ सब जगह बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं जिसमें बैंक अपना खुद का भी कैश जो डिपॉजिट है वो रखता है और उसके अलावा ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी देता है। तो बैंक जितने भी हैं ब्रांचेज उनके बड़े बड़े अंडरग्राउंड्स में जो है लॉकर्स होते हैं और लॉकर्स एक स्ट्रॉन्ग रूम में आपके बहुत मजबूत लोहे के बड़े बड़े बॉक्स में होते हैं। डबल की होती है जिसमें दोनों की एक साथ लगाते हैं तभी खुलेगी। एक की बैंक वाला आपको देता है, एक बैंक मैनेजर के पास रहती है। वो दोनों चाबी साथ में लगाओगे तब आपका अकाउंट वो लॉकर खुलेगा। अब उस लॉकर में आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स रख सकते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन डीड्स रख सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी आप जो रखना चाहें, कैश भी रखना चाहें तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका घर में चोरी होने का डर नहीं रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जाना हो तो आप अपने जितना भी वैल्यूएबल थिंग्स है घर की, जो गोल्ड कह दीजिए, ज्वेलरी कह दीजिए या कैश कह दीजिए या हमारे मकान प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं वो सब बैंक में सेफ कीपिंग में आप लॉकर्स में रख सकते हैं। बैंक इसके लिए साल भर के 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये अलग अलग जैसे लॉकर साइज होती है उसके अकॉर्डिंग किराए का लेता है और आपका टेंशन फ्री हो गया। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो बैंक देती है। और बैंक जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वहाँ पे सब पे सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स होते हैं, उनमें अलार्म की, ऑटोमेटिक अलार्म की वो सुविधा होती है ताकि कोई चोरी नहीं कर सके। और 24 आवर्स बड़ी बैंक में गार्ड विद गन फैसिलिटी होता है, तो ऐसी स्थिति में चोरी का डर नहीं है। तो बैंक हमें लॉकर्स फैसिलिटी देता है। फिर फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, जैसा कि मैंने बताया बैंक के दो ही काम है मुख्य रूप से, आपके जमाओं को स्वीकार करना और आपको लोन देता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अब बैंक बताओ क्रेडिट फैसिलिटी कैसे देता है? बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब उधार देता है। तो कैसे देता है? बैंक हमें उधार देता है बैंक लोन के माध्यम से, बैंक हमें देता है कैश क्रेडिट के माध्यम से, सीसी लिमिट के माध्यम से, बैंक हमें देता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो सबसे पहले जैसे बैंक लोन, अगर किसी को बिजनेस करना है, बच्चों को एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना है, बिल्डिंग खरीदना है, कार खरीदना है या कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदना है, तो इसके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो बैंक आपको लोन देता है। तो आपको जो लोन देता है तो आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और बैंक में अकाउंट है तो आपका बैंक एग्रीमेंट होने के बाद में आपका लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और उस पैसे को आप अपने आवश्यकता अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बैंक लोन। उसके अलावा कैश क्रेडिट, तो ये हर व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसका सीसी का एक लिमिट होती है। अगर आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपका बिजनेसमैन होने के नाते आपका जो एसेट्स हैं, जो बिजनेस में स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग और जो एसेट्स हैं उन सबको कंसिडर करते हुए बैंक आपको बोल सकता है कि आपका सीसी लिमिट है 5 लाख रुपए। यानी कि अगर आपके पास बैंक में अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है और आपको 2 लाख 5 लाख की ज़रूरत है तो आप सीसी लिमिट की जो फैसिलिटी तक है ना वो आप अपना वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं और ये फैसिलिटी आप अवेल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक जो भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको भी एक क्रेडिट लिमिट मिलता है कि आपका ये सीसी क्रेडिट कार्ड है, आपका 2,50,000 रुपये तक आप कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं या उधार ले सकते हैं, उधार माल खरीद सकते हैं और फिर 50 डे 40 डेज का क्रेडिट है, उसके बाद में जो ही आपका बिलिंग होगी तब आपको पेमेंट कर देना है। तो ये सीसी लिमिट बैंक हमें क्रेडिट लोन देता है कैश क्रेडिट के माध्यम से। तीसरा है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू फ्यू सेलेक्टेड एंड रेपुटेड कस्टमर्स, businessmen on their current account to draw more money than what they have deposited and what is deposit available in their bank account। तो बैंक अधिविकर्स कहलाता है। बैंक ये फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए देता है, कुछ सेलेक्टेड एंड रेपुटेड लोगों को देता है। इसमें बैंक मैनेजर अपनी रिस्क पे किसी बिजनेसमैन को एक बड़ी अमाउंट लोन के रूप में देता है फॉर फ्यू डेज, ताकि वो आपको जब चेक कलेक्शन के लिए आए तो उसमें से वापस वो अपना मनी को एडजस्ट कर ले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक बड़ी फैसिलिटी है। उसके बाद में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल एक तरह से राइट ऑफ रिसीविंग मनी है फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी फ्रॉम द डेटर बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड। जिन लोगों से हम पैसा मांगते हैं और उन्होंने हमें बिल एक्सेप्ट करके दिया है तो दे विल पे आफ्टर 2-3 मंथ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन अगर हमें जल्दी और अभी पैसे की जरूरत है तो हम बिल का बैंक से डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल इज वन ऑफ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स टू द बिजनेसमैन विच इज कॉल्ड ए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और इसके लिए बैंक हमें मान लो 50,000 का कोई बिल है जिसकी अवधि 3 महीने है, तो वो जो बिल का स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है वो तो उस बिल का पेमेंट 3 महीने बाद ही करेगा। लेकिन हमने उस बिल का अभी पैसे की जरूरत है, हम अभी चाहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, तो हम वो बिल बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक हमें 50,000 के बिल के बदले में 3 महीने का ब्याज की राशि सपोज 800-900 रुपये काटने के बाद में आपको 49,100 दे दिया, तो आप उससे बिजनेस कर सकते हैं। और 3 महीने बाद में वो बिल है ना बैंक द्वारा एक्सेप्टर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा एंड जो एक्सेप्टर होता है बिल का पेई उसको पेमेंट करना होता है। जो भी व्यक्ति पेई है, जो भी व्यक्ति उस बिल का होल्डर है ऑन दैट डेट, तो इट विल बी पेड टू द पेई। ए पर्सन हु इज होल्डिंग द मनी एंड हु हैव राइट टू कलेक्ट द मनी ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज नोन एज पेई। और जो बिल बनाता है व्यक्ति क्रेडिटर होता है, इज कॉल्ड एज मेकर ऑफ बिल। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है इज कॉल्ड एज द ड्रॉवी ऑफ द बिल एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल। तो इस तरह से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी है ना एक तरह से फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन है। इसे बोलते हैं विनिमय विपत्रों का बैंक से भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। तो इसमें बैंक की क्या इनकम हो जाती है, जो बैंक डिस्काउंट काटता है एक नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना अवधि का बिल है या उस बिल की जितनी अवधि बाकी है उस टाइम के लिए बैंक अपना डिस्काउंट काट के आपको रिमेनिंग पेमेंट करता है। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया। उसके अलावा एजेंसी सर्विसेज ऑफ द बैंक। बैंक प्रोवाइड वेरियस एजेंसी सर्विसेज एज ए मिडल मैन टू द कस्टमर एंड क्लाइंट टू द डिपॉजिटर्स। तो बैंक के ग्राहक होते हैं डिपॉजिटर्स, अकाउंट होल्डर्स, और बैंक उनके लिए एजेंसी सर्विस का काम करता है। यानी कि अगर आपके कहीं से चेक्स आते हैं, किराया आता है, ब्याज का पैसा आता है, इंटरेस्ट वारंट आते हैं, डिविडेंड वारंट आते हैं, तो बैंक आपके लिए उन इनकम को रिसीव करने का काम भी करता है। जैसे अगर हमारे को बिल कोई मिला है, बिल रिसीवेबल मिला, हम वो बिल रिसीवेबल बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। तो 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल प्रेजेंट दोज बिल ऑन अवर बिहाफ बिफोर द ड्रॉवी टू कलेक्ट द मनी। तो ये बैंक की हमारी एजेंसी सर्विस है। अगर हमारे बिजली, पानी, टेलीफोन के जो बिल आते हैं और वो हमने उसका एड्रेस बैंक का दे दिया, तो बैंक हमारे बिहाफ में हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल, बच्चों का स्कूल और कॉलेज का फीस, उन सब का पेमेंट करता है। ये बैंक हमारा एजेंट के रूप में काम कर रहा है, एजेंसी सर्विस है। ऐसे ही अगर हमारे को कोई प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसका भी कलेक्शन का काम बैंक हमारे बिहाफ में करता है। अंडर अवर स्टैंडिंग ऑर्डर हम बैंक को ये स्थायी आदेश दे सकते हैं कि हमारे निम्न स्रोतों से जो होने वाली आय है इसको आप कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा करो, और ये हमारे जो पेमेंट है, स्पेसिफिक पेमेंट है, इनको मांगने पर, ड्यू होने पर आप पेमेंट कर दें। तो ये बैंक हमारे ओर से हमारे लिए काम करेगा, तो ये बैंक की एजेंसी सर्विस कहलाएगी। तो व्हेन बैंक प्रोवाइड यू एजेंसी सर्विस देन सर्टेनली इट विल चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्विस चार्ज। तो बैंक अपनी सेवाओं का शुल्क लेता है, बैंक चार्जेज कहलाते हैं, वो बैंक शुल्क कहलाता है। तो वो आपके लिए थोड़ा एक एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपको जहाँ कब किससे कितना पैसा लेना है और कब किसको कितना पैसा देना है वो आप टाइमली पे भी कर सकते हैं, टाइमली रिसीव भी कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा टाइमली कलेक्ट कर लिया तो अननेसेसरी आपको ब्याज का लॉस नहीं होगा, और अगर आपने टाइमली पेमेंट भी कर दिया लोगों को तो आपका गुडविल जो है ना वो खराब नहीं होगी बाजार में। तो इस तरह से बैंक प्रोवाइड एजेंसी सर्विस टू द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। फिर है पे इंटरेस्ट एंड चार्ज इंटरेस्ट।
अगर हम बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, तो ब्याज हमारे लिए इनकम हो जाती है, क्योंकि हमसे जो पैसा बैंक कलेक्ट करता है वो अमाउंट एक बिग अमाउंट हो जाती है, तब बैंक उसको क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन देता है। मान लीजिए बैंक हम जब बैंक में जमा कराते हैं, बैंक हमें 5%, 6% ब्याज देता है फिक्स डिपॉजिट पे, और वही पैसा हमारा दूसरे लोगों को उधार देता है, प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग लोन, कार लोन, उनसे 9%, 10% ब्याज लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन डिपॉजिट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। तो बैंक्स इन इंडिया आर कॉल्ड एज कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि वो वाणिज्य के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होते हैं। वो लोगों से, पब्लिक से पैसा जमा भी करते हैं, इस तरह से उनका टेंशन फ्री कर देते हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको लोन देते हैं, उनको उधार देते हैं और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब उनको वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उनसे उनके बदले में ब्याज भी लेते हैं, और लोग भी खुशी खुशी ब्याज दे देते हैं, क्योंकि उनको वो फैसिलिटी मिल जाती है, जो बिजनेस शुरू करने का मौका मिल जाता है, कार खरीदने का मौका मिल जाता है, उनको जल्दी बिल्डिंग खरीदने का मौका मिल जाता है, और वो अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बैंक हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट को बैंक का क्या रोल है ये जानना बहुत जरूरी है। सो वी कैन से दैट बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे प्रोवाइड different type of facilities to the government, to the public, and to all the businessmen whosoever contact with the bank. बैंक will solve their problem. फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बैंक इसे इजीली सॉल्व कर देता है। तो आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट अबाउट द रोल ऑफ द बिजनेस. You watch the video, share this video and subscribe this video. If you have any doubt in this connection, you can call me, you can WhatsApp me. In my next video, we will discuss all accounting entries related to bank and the business. So please watch my video continuously for having the knowledge of the basic concept of accounting in a sequential manner. Thank you very much and God bless you.